हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री का यूनिट 7 है, उसको कराने वाली हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आज हम करेंगे। टेस्ट सीरीज़ के ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा टाइम बचेगा तो जो मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं, जो नोट्स तैयार किए हैं यूनिट 7 के वर्ल्ड लाइनर, वो फैक्ट भी आपको करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे तो टेस्ट ही हो पाएगा, तो ध्यान से जल्दी जल्दी कराऊंगी, बस जो बोलती जाऊँ ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर सुनते भी जाएंगे तो भी फैक्ट याद होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है उसका महाअभ्यास 61 है। 61 से ही टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जो 61 से 70 तक पूरा 1000 प्रश्न चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, जिन सेलों का निर्माण पिघले पदार्थों अथवा लावा के जमने से होता है उनको क्या बोलते हैं? लावा के जमने से जिनका निर्माण होता है उनको बोलते हैं आग्नेय सेल। क्या बोलते हैं उनको? आग्नेय सेल बोलते हैं, जो लावा के जमने से बनता है। शाकाहारी प्राणी कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? तो वायुमंडल की जो आयन मंडल होता है उसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? आयन मंडल में पाए जाते हैं विद्युत आवेशित कण। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आता है? सर्वाहारी जंतु द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। वायुमंडल में जलवाष्प किससे पहुंचती है? नदियों से, बर्फ से, पर्यावरण से या स्थल मंडल से? तो नदियों झीलों से पहुंचती है। वायुमंडल में जलवाष्प किसके द्वारा पहुंचती है? नदियों झीलों द्वारा। शेर किस वर्ग में आता है? शेर तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। शेर क्या हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा शेर। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है प्रकृति में ऊर्जा का, जो नेचुरली उपलब्ध है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसको बोला जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी बोला जाता है गिद्ध को। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसको बोला जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध कहलाता है। कौन कहलाता है? गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। अगला है, पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? 1.94 ग्राम। 1.94 ग्राम सौर ऊर्जा प्रति मिनट प्राप्त होती है। कौन सा अपघटक जीवों का उदाहरण है? कवक जो है वो जीवों का उदाहरण है। कवक एक अपघटक है और ये जीवों का उदाहरण है। कौन है? कवक। पर्यावरण अध्ययन किस विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? तो देखो, राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण। पर्यावरण अध्ययन जो है राजनीतिक संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण में शामिल नहीं है। जैव भार में कौन सम्मिलित है? समस्त जीव, जितने भी जीव आते हैं वो जैव भार में सम्मिलित हैं। टॉन्सले को जाने माने क्या है? पारिस्थितिकीविद है। टॉन्सले क्या है? पारिस्थितिकीविद है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। कौन जीव मंडल में शामिल होते हैं? पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु सभी शामिल होते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किस ऊर्जा में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किस ऊर्जा में बदलते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर टेस्ट के नीचे, हर पेज के नीचे उसके आंसर लिखे हुए। अगर आप ये टेस्ट सीरीज लिए होंगे तो अगर आप मोबाइल में भी लगाएंगे तो बहुत ही इजीली लग जाएगा। जो जो टेस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उनको जरूर लगा ले। पर्यावरण के जैविक कारक में कौन शामिल है? वनस्पति। पर्यावरण का जो जैविक कारक है उसमें क्या है? वनस्पति शामिल है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है? एक दिशात्मक। याद रखना, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक ही दिशा में होता है, एक दिशात्मक होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह किस ओर होता है? चक्रीय। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, उनका प्रवाह चक्रीय होता है। प्रकाश संश्लेषी पौधों को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषी पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। अपसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? अपसादी चक्र में खनिजों का प्रभाव होता है। अपसादी चक्र में किसका? खनिजों का। पतझड़ वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पतझड़ वन मध्य तापी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे जिनका ताप जो होता है मध्य होता है, उच्च नहीं होता, मध्य होता है, वहाँ पाए जाते हैं। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर, प्रारंभ में होते हैं।
समताप मंडल की मोटाई कितनी होती है? 30 से 35 किलोमीटर होती है समताप मंडल की मोटाई। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन पाई जाती हैं 99% भाग में। चरने वाले पशु वनस्पति को किस प्रकार बदलते हैं? जो चरने वाले पशु होते हैं चुनकर चरते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम भारत में पूछ रहे हैं तो केटू है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। जो सबसे नीचे से स्टार्ट होती है वायुमंडल में, जो सबसे पहले पे होती है वो होती है क्षोभ मंडल। भूकंप की तीव्रता किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। किससे नापते हैं भूकंप की तीव्रता को? सिस्मोग्राफ से नापते हैं। भूकंप की तीव्रता नापी जाती है सिस्मोग्राफ से। किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। किस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो कौन सा होता है? 22 दिसंबर होता है। आपसे पूछें उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून। ये याद रखिएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जो कृषि को प्रभावित करता है वर्षा प्रभावित करती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत होती है वो कौन सी होती है? मध्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है मध्यमंडल। कौन सा राज्य पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर वन और वन्य उत्पाद से संबंधित है। याद रखना सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये आ सकता है सिल्वीकल्चर। याद रखना सिल्वीकल्चर वनों को लगाने, उनके विकास, उनके संवर्धन से संबंधित है सिल्वीकल्चर। अगला क्वेश्चन है कौन द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है? प्राथमिक श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं पेड़ पौधे आ जाते हैं। यहाँ पे द्वितीय श्रेणी का पूछ रहे हैं तो सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। सांप किस श्रेणी के हैं? सांप द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। याद रखना सांप कौन सी श्रेणी के हैं? द्वितीय। झूम खेती कहाँ पे होती है? जो पहाड़ी इलाके होते हैं मेघालय मिजोरम उनमें झूम खेती होती है। हवा में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित होता है? हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों द्वारा संपादित होता है। कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पारिस्थितिक तंत्र का इनमें से उदाहरण कौन है? तालाब। तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। वायु प्रदूषण को कम किसके द्वारा किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा है? बलुई मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा। बलुई याद रखना। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है? सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। किसको? सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिन आवास का एक उदाहरण क्या है? जो लैंटिन आवास का उदाहरण है स्वच्छ जल समुदाय में क्या है? तालाब और दलदल लैंटिन आवास में आते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा होगा? जो घास में होगी तो वहाँ पे सबसे पहले आएगा घास। घास को कौन खाएंगे? टिड्डे खाएंगे। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सर्प। तो ये सेकेंड वाला इसका सही हो जाएगा। देश की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण या कन्वर्जेंस परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? गोवा में। देश की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण कन्वर्जेंस परियोजना गोवा में बनी जा रही। लिंडमैन के ऊर्जा नियमानुसार उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक उपलब्ध ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग ही स्थानांतरित हो पाता है? केवल 10% भाग ही स्थानांतरित हो पाता है। किस भारतीयों को व्हिटली अवार्ड 2021 दिया गया है? नुक्लू फोम को दिया है। नुक्लू फोम को व्हिटली अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? नुक्लू फोम को व्हिटली अवार्ड दिया गया है। जीवों को
उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों और उनके पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों के किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो लाल रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? चेन्नई में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लो। जो महत्वपूर्ण मैं बताई दे रही हूँ, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में बनाया गया है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, इसको आर्द्र भूमि से संबंधित रामसर साइट, ये जो है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं अभी आगे कराऊंगी, तो याद रखना। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ पर है? चेन्नई में। अप्पिको आंदोलन के जो प्रबंधन नेतृत्व करता है वो कौन है? अप्पिको आंदोलन के नेतृत्व करता है पांडुरंग हेगड़े। कौन है? पांडुरंग हेगड़े अप्पिको आंदोलन के प्रवर्तक हैं। पर्यावरण इंजीनियर नाम से कौन प्रसिद्ध है? जीडी अग्रवाल। जीडी अग्रवाल को पर्यावरण इंजीनियर बोला जाता है। जीडी अग्रवाल, याद रखना। जीडी पर्यावरण इंजीनियर है। जीडी पर्यावरण इंजीनियर है, याद रखना। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। भारत में जैव विविधता के जो ताप स्थल है वो कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड, ये सभी आ जाएंगे। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किससे संबंधित है? आईयूसीएन से संबंधित है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? सभी लोगों को नहीं पता है तो एक बार गूगल कर लीजिए। कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट से पता रहता है कौन वीडियो देख रहे हैं। मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आप केवल आपका बस इतना काम है, आप कमेंट किया कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा लोग वीडियो तक पहुँचें। सूर्य से प्राप्त प्रकाश से हरे पौधे कार्बनिक भोजन बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? उत्पादक। कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत। धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? रायसेन में है। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ये रामसर है वो ईरान में है। किस संविधान संशोधन द्वारा वन एवं वन्यजीव विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन में जो वन और वन्यजीव पहले क्या होते थे? राज्य सूची में आते थे, फिर इनको समवर्ती सूची में कर दिया था। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ था। जितने भी प्रोटोकॉल हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको अच्छे से कर लेना है। क्योटो प्रोटोकॉल, और इसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की गई थी, ये भी याद कीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन जो परत संरक्षण के बारे में लागू की गई थी। एक बार क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में भी आया था, ये भी याद रखना। एक क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की जो संधि थी उसको ही प्रभावी बनाया था 2005 में। तो याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था, और ये मेनली 1997 में आया था। कब आया था? 1997 में। याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल। कब आया था क्योटो प्रोटोकॉल? 1997 में आया था। क्यों आया था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये आया था, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। इसके जो इम्प्लीमेंट हैं उनको लागू किया गया था 16 फरवरी 2005 में। ये आया 1997 में था, लागू पूछ रहे हैं। ये आया तो कब था? 1997, लेकिन लागू कब हुआ था? ये लागू 2005 में हुआ था, तो याद रखना। कोप 26 का संबंध किस संस्था से है? यूएनएफसीसीसी है। यूएनएफसीसी जो होते हैं वही ये जलवायु परिवर्तन के ये जो जितने भी सम्मेलन होते हैं, जैसे वर्तमान में कोप 28 हुआ है सऊदी अरब में, तो ये सब ये यूएनएफसीसी कराता है। इसका अर्थ होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन। और ये अस्तित्व में 1992 से आया है। कब से आया है? 1992 से आया है। और इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी के बॉन में है।
भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसको दिया है? साजी एनएम को दिया है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये। और ये श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। किस प्रोटोकॉल को ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया था। किसको? क्योटो प्रोटोकॉल को। कौन सा प्रोटोकॉल रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रबंध के बारे में बताता है? जेनेवा प्रोटोकॉल रासायनिक एवं जैविक हथियारों के बारे में बताता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसको घोषित किया गया है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। जैव विविधता संरक्षण के लिए अधिनियम कब पारित हुआ था? 2002 में हुआ था। अगला है NEA से आपका क्या आशय है? NEA से आप क्या समझते हैं? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। जैव विविधता संरक्षण का इन सीटू मतलब स्वस्थानीय विधि के अंतर्गत कौन आते हैं? राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, रिजर्व, ये सभी आते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उत्तराखंड में है। भारत में ऑपरेशन थंडरबर्ड जो चलाया गया था, किस वर्ष चलाया गया? 2017 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 1973 को। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1916 को हुई थी भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। रायसीना जो राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। खाद्य श्रृंखला का निर्माण किसके द्वारा होता है? उत्पादक, अपघटक, द्वितीयक, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, सभी के द्वारा ही होता है। अनेक खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती हैं? खाद्य जाल का। खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? खाद्य जाल। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? चार्ल्स एल्टन के। बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक पिरामिड सबसे पहले किसके मन में आया? तो पिरामिड के बारे में सबसे पहले आया था मन में एल्टन। याद रखना, पिरामिड को एल्टर कर दिया। पिरामिड का मन किस में आया था? एल्टन, चार्ल्स एल्टन के मन में आया था। अगला है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। कौन सा संस्थान रेड डाटा बुक जारी करता है? IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। EPA किस देश की पर्यावरण एजेंसी है? EPA जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण एजेंसी है। किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है EPA पर्यावरण एजेंसी। शुष्क हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78%। दो आवासीय क्षेत्रों अथवा दो विभिन्न समुदायों के मध्य जो संक्रमण पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको इकोटोन बोलते हैं। तो दो आवासीय क्षेत्रों में जो संक्रमण पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? समुद्र है विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने आरंभ किया। किसने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है? डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है अर्नोज नेस ने। कौन अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत आते हैं? जीवाणु और मृतोपजीवी कवक जो है वो अपघटनकर्ता होते हैं। ऐसे जीवधारी जो प्राथमिक उत्पादों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रथम श्रेणी। जीव संख्या का जो पिरामिड है वो किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनेगा? जो पेड़ है पेड़ में उल्टा बनेगा। याद रखना, किस में? पेड़ में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाए थे? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। कब आया था वन विभाग? 1980 में। रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है रामगंगा नेशनल पार्क। अब हम महाअभ्यास 62 पढ़ते हैं। सबसे पहला है, एक जो स्तनधारी होता है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है?
स्तनधारी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। यकृत किसी भी स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इंटरफेरोन का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के नियंत्रण के लिए इंटरफेरोन का उपयोग किया जाता है। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैस विनिमय किस प्रकार से होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन के रूप में होता है। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसों का विनिमय किस रूप में होता है? सक्रिय परिवहन के रूप में होता है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? मेडुला ओब्लंगेटा और पोन्स, इन दोनों ही जगह पे श्वसन केंद्र होता है। मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक उत्सर्जन मनुष्यों में पाया जाता है। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में होती है? हाइपोथैलेमस में जैविक घड़ी होती है। किसमें? हाइपोथैलेमस में। गामा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार में होता है? हेपेटाइटिस में। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है स्टार्च का अंतिम उत्पाद। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर पर मिनट होता है। 1 से 1.2 लीटर पर मिनट। प्रतिरक्षीय एंटीबॉडी क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है वो किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट में होता है। रिसर्पिन नामक औषधि का उपयोग किस लिए होता है? उच्च रक्तदाब को कम करने में रिसर्पिन का उपयोग क्यों होता है? उच्च रक्तदाब को कम करने में। कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। कौन करते हैं? लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। कौन? लिम्फोसाइट। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य दोनों है? अग्नाशय। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किस कारण से हो जाता है? सफेद मक्खी से हो जाता है भिंडी में। पाइरेला किस फसल में लगने वाला कीट है? पाइरेला गन्ने में होता है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से बनता है? एपिथैलेमस पीनियल ग्रंथि और हैवेला ग्रंथि दोनों से बनता है। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन वर्णक। मेलानिन वर्णक रंग प्रदान करता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण क्या कहलाता है? मेम्ब्रेन। मानव के शरीर में किस अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्नावन होता है? अग्नाशय। अग्नाशय से हार्मोन भी निकलते हैं और पाचक एंजाइम भी। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? फाइब्रोनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन का। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त भी आता है क्या कहलाती है? हीमोटूरिया। हीमोटूरिया में मूत्र के साथ रक्त भी आता है। मानव का शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से किसका पुनर्अवशोषण किया जा सकता है? सोडियम क्लोराइड का पुनर्अवशोषण कर सकते हैं। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? मांसपेशियों में अगर आवेग का संचरण करना है तो सोडियम की आवश्यकता होगी। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सबसे ज़्यादा प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? किडनी पर पड़ता है। लेगरहैंस की कोशिकाएं या दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? अग्नाशय में या पैंक्रियाज में। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ब्लड ओ जो होता है वो सबको ही रक्त दे सकता है। रानीखेत रोग किससे संबंधित होता है? मुर्गियों से भी और स्मट से भी। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हेपेरिन जो है वो रक्त को जमने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? पित्ताशय में, बड़ी आंत में, आमाशय में या पित्त वाहिका में पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है?
थायराइड ग्रंथि करती है। सफ़ेद कीट किस प्रकार की फसल का रोग है? सरसों का। लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? लाल रक्त की आयु होती है 100 से 120 दिन। धान का टुंगड़ो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हरी पत्ती के द्वारा धान का टुंगड़ो विषाणु रोग प्रसारित होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र में। न्यूरॉन का बाहर जो निकला हुआ लंबा भाग होता है वो क्या कहलाता है? एक्सॉन या तंत्रिका अक्ष। प्रमुख कवक रोग कौन से होते हैं? काला रोग और स्मट जो है कवक के रोग होते हैं। मनुष्य में नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि निकलने से पहले स्नाप को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है? यह शिशु की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, उसको प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? छोटी अंग में होता है, छोटी आंत में होता है। यदि पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? या तो A होगा या B होगा या AB दोनों होगा। किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सबसे पहले किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी ईस्ट में। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? ये रुधिर को प्रभावित करती है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में, सेरेबम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। इस प्रकार से 3 भागों में बटा हुआ होता है। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से क्या बनता है? अमोनिया। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट और कैल्शियम को नियंत्रित करता है? परावटु। कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग का लक्षण है? मेनिंजाइटिस। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? मस्तिष्क। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस सिरा द्वारा। तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्रिका अक्ष के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मैलिन। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 ml में मात्रा कितनी होती है? रक्त की कितनी मात्रा होती है प्रति 100 ml में? 14.5 ग्राम। 14.5 ग्राम मात्रा होती है प्रति 100 ml होते हैं उसमें। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में जो वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। रोगों के संचरण के लिए जो कीट उत्तरदायी होते हैं क्या कहलाते हैं? वेक्टर कहलाते हैं। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? पेरिस्टॉल्सिस कहलाता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वृक्क। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद तंत्रिका कोशिकाओं में। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से करते हैं? गैनांग श्वसन मापी से। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? ग्लाइकोमा नेत्र का रोग है। वृक्क के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है वो आवरण क्या कहलाता है? पेरिटोनियम। गठिया रोग या आर्थराइटिस का क्या कारण होता है? तो रक्त में प्रवाहित जो यूरिया एसिड का जोड़ों में एकत्रित होना, सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों का एकत्रित होना, कैल्शियम के क्रिस्टलों का जोड़ों में एकत्रित होना, रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के जोड़ों में एकत्रित होना, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपने स्टेटस के द्वारा भी करा रही हूँ। 626019 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है मेरे तो करवा दीजिए, सेव इट करके और अपना नाम लिखकर भेज दीजिए। तो स्टेटस के थ्रू भी, यूट्यूब कम्युनिटी के थ्रू, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इनके द्वारा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद होते जाएंगे, तो उनको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, इस नंबर पर हाई लिखकर, सेव इट करके अपना नाम लिखकर भेज दीजिए।
तो आपका नंबर सेव कर लूँगी। 2024 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या भी ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर परचेस कर लीजिएगा आगे की टेस्ट सीरीज आगे के लिए भी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धीरे धीरे लगाएंगे तो आपके सारे फैक्ट क्लियर होते जाएंगे। करंट अफेयर्स के तो शानदार क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर किए हैं, तो ये आपको आगे वाली प्रीलिम्स में भी बहुत काम आने वाले हैं। स्तनियों की जो अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती है? हैवर्शियन नलिकाओं के कारण। मानस मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? सेरिब्रम। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जिंक। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन होती हैं? अंतःस्नायु ग्रंथि वाहिनीहीन होती हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर में छोटी आंत क्यों होती है? अपशोषण के लिए। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। बीसीजी नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। दो तंत्रिका कोशिकाओं जब मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी है? लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेख। श्वसन में रुधिर का कौन सा भाग घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है एवं ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाता है? लाल रक्त कोशिकाएं। यकृत शोथ कैसा रोग है? यकृत शोथ किसके द्वारा होता है? विषाणु जनित। ये हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं, ये किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29 अस्थियां मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्नावित होता है? अग्नाशय द्वारा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। और अभी हमने पूछा जो लाइपेज एंजाइम है वो कहाँ पे होता है? अग्नाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है बहुतृषा या पोलियोमाइलिटिस जो रोग होता है वो किसके कारण हो जाता है? पोलियोमाइलिटिस विषाणु द्वारा। रक्त में पीएच क्या होता है? एक प्रोटीन। हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? दंतबल एनामल जो होता है वो होता है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होती है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। अवायवीय श्वसन में मांसपेशियों की कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करके ऊर्जा का उत्पादन करती हैं? लैक्टिक अम्ल में बदल के। मनुष्य के शरीर में जो होते हैं सलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में, जो बसलियाँ होती हैं उनके। वयस्क मानव के शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? वयस्क मानव के शरीर में 65% जल होता है। कितना होता है? 65%। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती हैं? जबड़ों की। परिवर्तन भ्रूण की जो ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? परिवर्तन जो भ्रूण होती है उसके ड्राइनेस ना आ जाए उससे कौन रक्षा करता है? उल्व या एमिनियन करता है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला के द्वारा करते हैं। कंडरा या टेंडन किसको जोड़ता है? अस्थि को पेशी से। टेंडन किसको जोड़ता है? अस्थि को पेशी से। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसीन का बना होता है अस्थि का मैट्रिक्स। अब हम तीसरा महाअभ्यास पढ़ने वाले हैं 63वां वाला, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अगला जो पढ़ने वाले हैं ना हम, वो महाअभ्यास जो 63 वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। करंट से विज्ञान पर्यावरण को रिलेट करके याद किया है। मार्च 2023 तक हमारे भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 75 रामसर स्थल है। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया? कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहला रामसर साइट है जिसको 1974 में घोषित किया गया। याद रखना क्या है? कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का। सबसे ज़्यादा रामसर जो स्थल हैं वो किस देश में है? सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है यूके में। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा रामसर स्थल? यूके, यूनाइटेड किंगडम में है।
विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था? 1 फरवरी 1982 को। भारत कब बना था? 1982 को। 1971 में ये रामसर सम्मेलन हुआ था। भारत नेट 11 साल बाद बना था। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो किसको संरक्षण प्रदान करती है? जल में भूमि को प्रदान करती है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान के रामसर में हुआ था 1971 में। रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब से शुरू किया था? 21 दिसंबर 1975 से इसने काम करना शुरू किया था। कब से? 21 दिसंबर 1975 से। रामसर कहाँ पर है? ईरान में है। विश्व का सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं? जो विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल हैं, रियो नीग्रो ब्राजील का, गिरितुम्बा मैंडोबे लोकतंत्र कांगो का, और क्वीन मोड गल्फ कनाडा, ये सभी बड़े रामसर स्थल हैं। भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया था? तो भारत में सबसे पहले दो स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया था। एक तो उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान का केवला देव नेशनल पार्क, इनको सबसे पहले घोषित किया था। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन जो है वेटलैंड, वो सबसे बड़ा है। और सबसे पहले किसको किया था? चिल्का झील को और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना। भारत का सबसे बड़ा है सुंदरवन वेटलैंड और सबसे छोटा है हिमाचल का रेणुका वेटलैंड। याद रखना, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो सुंदरवन वेटलैंड है और सबसे छोटा जो है वो रेणुका वेटलैंड है। आप देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह से मैंने हर टॉपिक को बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज में कवर किया है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वर्तमान में कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। भोज आर्द्र भूमि जिसे भोजताल के नाम से जानते हैं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भोज को कब रामसर साइट में शामिल किया गया, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ईरान शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर जो कन्वेंशन को अपनाने की तारीख थी वो कब थी? 2 फरवरी 1971। तो सो कार आर्द्र भूमि को रामसर साइट में 2020 में शामिल किया गया है। तो शुको कार ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, ये कहाँ पर है? ये हिमाचल में है पोंग बांध झील। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि। भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल, भारत में टोटल 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। 41वां किसको बनाया गया? 41वां होयसल के मंदिर, होयसल के 3 मंदिर समूहों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? होयसल के मंदिर। और कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं भारत में? अब तक 42 हो चुके हैं। राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधेपन का मुख्य कारण क्या है? मोतियाबिंद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ये ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देता है, किफायती स्वास्थ्य देखभाल देता है, असुरक्षित समूहों की देखभाल, सभी इसके आंसर हो जाएंगे। भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्त अल्पता रोग कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1970 में रक्त अल्पता रोग आरंभ हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? 12 अप्रैल 2005 में। और रक्त अल्पता कब हुआ? 1970 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी? पहली स्वास्थ्य नीति बात कर रहे हैं 1983 में आई थी और वर्तमान में 2017 वाली चल रही है। आरडीए की सीमाएं क्या क्या हैं? केवल स्वस्थ व्यक्ति हेतु अनुशंसाएं, कुपोषित मोटाग्रस्त बीमार के लिए उनकी पोषण संबंधी, ये सभी चीज़ें आरडीए के अंतर्गत आ जाएंगी। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों को डैश भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है? तो यह है 35 किलो। मतलब निर्धन व्यक्तियों को कितना देती है? अंत्योदय जो अन्न योजना है वो 35 किलो देती है प्रति परिवार के लिए। कितना? 35 किलो। अगला कार्यक्रम है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण, मतलब बी इसका आंसर हो जाएगा। परिवार कल्याण का क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब आया था? 1955 में।
पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब आरंभ हुआ? दिसंबर 1995 में। WHO ने भारत को पोलियो महामारी वाली देशों की सूची से कब बाहर कर दिया? मतलब पोलियो से हम कब बाहर आ गए थे? 25 फरवरी 2012 को। विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। कब? अप्रैल के अंतिम वीक में। देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त घोषित किया। मतलब कब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टिटनेस मुक्त देश घोषित किया भारत को, जो मातृ टिटनेस मुक्त ये किया था 15 मई 2015 को। WHO ने भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त घोषित किया था। डेट याद रखना, 2015 15 मई। अन्नपूर्णा योजना किसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है? वृद्धजनों के लिए। कौन के लिए? वृद्धजनों के लिए। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को किसके लिए डिजाइन किया गया है? किशोरियों के लिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी 2015 में। कब मनाया जाता है? फरवरी 2015 में मनाया जाता है। ICMR का पूरा नाम रूप क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1920 में की गई थी। WHO का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। कौन अनुपूरक कार्यक्रम आहार नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब आरंभ हुई थी? 1997 में। कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान में आता है। NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। जननी सुरक्षा का लक्ष्य क्या है? नवजात शिशुओं की मृत्यु को कम करना, मातृ मृत्यु को घटाना। ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। 1962 में कौन सा कार्यक्रम लाए? आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम। निराश्रित बाल गृह योजना में बच्चों को कितनी राशि दी जाती है? 250 रुपये दी जाती है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन कब किया गया? 1983 में। और दीनदयाल अंत्योदय उपचार कब आई? 25 सितंबर 2004 में आई। राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना से लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की उम्र क्या है? 11 से 18। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में है। संक्रामक रोग संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में है। भारत सरकार द्वारा विटामिन ए न्यूनता के विरुद्ध रोग निरोध कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? 1970 से चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 2014 को हुई। NRHM में जो केंद्र व राज्य के बीच जो राशि होती है वो किस तरीके से डिवाइड होती है? केंद्र का 75 और राज्य का 25, इस तरह से डिसाइड होती है। ये हमने पढ़ लिया। नई स्वास्थ्य नीति के अनुसार जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है उसे 67.5 से बढ़ाकर कितना करना है? 70 वर्ष करना है। नवीन स्वास्थ्य नीति के अनुसार सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उसमें खर्च को बढ़ाकर कितना करना है? 50% करना है खर्च को बढ़ाकर। GDP जो है स्वास्थ्य पर कितनी बढ़ानी है? अभी 1.5% होती है, इसको 2025 तक 2.5% करना है। नवीन स्वास्थ्य नीति कितनी तारीख को आई थी? 15 मार्च 2017 को आई थी। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा कौन सी होती हैं? रोग होने से पहले ही सेवा बना लेना, उसकी रोकथाम कर लेना। जननी जो सुरक्षा योजना है उसमें संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। ग्रामीण व शहरी महिलाओं को ये क्या होती है? 1400 रुपये ग्रामीण महिलाओं को, शहरी को 1000। समन्वित बाल विकास परियोजना कब आई? 2 अक्टूबर 1975 में समन्वित बाल विकास योजना आई। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। 1962-63 में भी सबसे पहले हो गई थी, तमिलनाडु में अम्मा ने की थी। राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना कब आई? 16 नवंबर 2010। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष में टीके कहाँ लगाए जाते हैं? DPT, खसरा, हेपेटाइटिस, पोलियो, TB ये सब लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय आयुष में वाई क्या इंगित करता है? योगा इंगित करता है। राष्ट्रीय आयुष मिशन में एस क्या इंगित करता है? एस सिद्धा इंगित करता है। सिद्धा को एस बोलते हैं।
मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण का लक्ष्य कितना करना है? टीकाकरण 90% तक करना है मिशन इंद्रधनुष में। किस वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य है मिशन इंद्रधनुष में? 2020 तक बच्चों का लक्ष्य, 2020 तक फुल टीकाकरण करना है। सार्वभौमिक टीकाकरण कब आरंभ हुआ था? 1985 में। सार्वभौमिक टीकाकरण कब आया? 1985 में। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 कब आरंभ हुआ? 2 दिसंबर 2019 में। सार्वभौमिक 1985 में आया, सघन मिशन इंद्रधनुष 2 दिसंबर 2019 में आया। सघन मिशन जो इंद्रधनुष 2019 में आया वो कितने जिलों में आया गया था? वो 27 राज्य और 272 जिलों में आया। पारिवारिक स्वास्थ्य के क्षेत्र कौन है? स्वच्छता, पोषण, सहयोग, विश्वास, ये सभी आ जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य। पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? जॉन साल्क ने। WHO द्वारा किस वर्ष भारत को पोलियो मुक्त बनाया गया था? 2014 में बनाया गया, मार्च 2014 में। 2017 मिशन इंद्रधनुष के तहत कितने टीके जोड़े गए और वर्तमान में इनकी संख्या क्या है? तो देखो 5 टीके जोड़े गए थे और वर्तमान में 12, 5 टीके जोड़े गए थे और वर्तमान में इनकी संख्या क्या है? 12 है। याद रखना कितने टीके जोड़े गए थे? 5 जोड़े गए थे और वर्तमान में 12 है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1952 में की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में एम्स स्थापित करने की हाल ही में घोषणा की गई है? दरभंगा, बिहार में। प्रतिरक्षण प्रणाली क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्तर का 5 जून को मनाया जाता है। इनमें कोई भी और नहीं है। बच्चों को जन्म के समय लगने वाले टीके कौन से हैं? BCG, OPV सब। ANM का पूर्ण रूप क्या है? ANM का है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। जाबली योजना किससे संबंधित है? महिलाओं और बच्चों से। जाबली योजना किन जातियों से संबंधित है? बांछड़ा, सांसी, भेड़िया। समेकित योजना कब आरंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। लाडली लक्ष्मी योजना कब आरंभ हुई है? अप्रैल 2007 में। 2006 के बाद की सभी महिलाओं को इसका लाभ 2.0 भी आरंभ हो गई है इसकी। शिवराज सिंह के समय ये आरंभ थी। 94 का कुपोषण के लक्षण क्या है? वजन में कमी, मानसिक विकास में रुकावट, कमजोर होना, सभी इसके सही होंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गेहूं के उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। भारत में हरित क्रांति 1965-66 में आरंभ हुई। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आरंभ हुई? आपसे पूछेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कब आरंभ हुई हरित क्रांति? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को आरंभ किया गया। लाडली बहना योजना में वर्तमान में कितनी राशि की बढ़ोतरी की गई है? लाडली बहना योजना में 250 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ये भी याद रखना, हरित क्रांति तीसरी योजना में आरंभ की गई। राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम कब आया है? राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम 1986 में आया है। अब अगला भी क्वेश्चन टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सार जिसको बोलते हैं, उससे लॉन्च किया था चंद्रयान 3 को। याद रखना, चंद्रयान 3 को किस केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 के जो प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? GSLV 3 का उपयोग इसमें किया गया था। किसका उपयोग किया गया? GSLV 3 का। चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? चंद्रयान 3 में जो मॉड्यूल का उपयोग हुआ है उसका द्रव्यमान कितना है? 2148 किलो। कितना है? 2148 किलो। जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज ली है, टेस्ट नंबर ये 64 करा रही हूँ, इसमें चंद्रयान के क्वेश्चन हैं। कितना है? 2148 किलो। याद रखना, 2148 किलो। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जो बराबर है वो किसके बराबर है? 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। मिशन जो जीवन बराबर है वो कितने दिवस के बराबर है? लैंडर और रोवर का जो जीवन है वो 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या नाम दिया है? लैंडर का नाम है विक्रम। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। याद रखना, लैंडर कौन है? लैंडर विक्रम है। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के किस हिस्से के पास उतरने का है? दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का है। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था?
14 जुलाई 2023 को। अन्य देशों के चंद्र मिशन की तुलना में चंद्रयान 3 की विशेषता क्या है? चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर उतरना, सुदूर भाग पर उतरना, उत्तरी भाग पर या दक्षिणी। ये विशेषता है कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश है। किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्यूशन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया? 17 अगस्त को। ये 14 जुलाई को गया था और 1 महीने 2 दिन बाद मतलब 17 अगस्त को जो लैंडर है वो विक्रम अलग हो गया था। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने दूसरा डी बूस्टिंग पैंतरेबाजी कब की थी? 19 अगस्त को। दूसरी डी बूस्टिंग जो पैंतरेबाजी की थी वो कब की थी? 19 अगस्त को। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में। 25 जुलाई 2023 को किए गए युद्धाभ्यास अभ्यास का उद्देश्य क्या था? कक्षा उत्थान। क्या था? कक्षा उत्थान। चंद्रयान 3 के जो निदेशक हैं वो कौन है? रितु करिदल है। चंद्रयान 3 का जो वजन है वो कितना है? 3900 किलो है। 3900 किलो वजन है। जो प्रणोदन मॉड्यूल है उसका वजन है 2148 और चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? 3900 किलो है। याद रखना कितना है? 3900 किलो। मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी है? 600 करोड़। मिशन चंद्रयान की लागत कौन कितनी है? मिशन चंद्रयान की लागत है 600 करोड़। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है। किसने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया है? डाल्टन ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडन एवं स्वान ने। किस सिद्धांत के अनुसार किसी जीव की भ्रूणीय अवस्थाएं उसके पूर्वजों की अवस्थाओं के समान होती हैं? पुनरावर्तन सिद्धांत ये कहता है। रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तीसरे। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? दूरी से संबंधित है। बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। कौन इनमें से आटम का भाग नहीं होता है? फोटोन आटम का भाग नहीं होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? आपबहु सिद्धांत से। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओदर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये सभी से संबंधित है। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया है? ह्यूगो डुब्रीज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो आनुवांशिकता के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसने दिया है? ऊर्जा के संरक्षण नियम से संबंधित है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करते हैं? रेखीय संवेग संरक्षण से। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे से कील ठोकना कठिन होता है, ये किस सिद्धांत को बताता है? न्यूटन का तीसरा नियम। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का पहला नियम बोलते हैं, गिरता पिंड होता है उसको। आपेक्षित सिद्धांत के अनुसार कौन सा हमेशा एक समान होता है? प्रकाश का वेग हमेशा एक समान होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? केशिका क्रिया। द्रव चालित मशीन किस पे काम करती हैं? पास्कल सिद्धांत पर। जितनी भी द्रव चालित मशीन होती हैं वो पास्कल सिद्धांत पर काम करती हैं। परमाणु का संगठन प्रोटॉन भी रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है, इलेक्ट्रॉन भी रहता है, तो सभी आ जाएंगे। हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर हाइड्रोजन बम काम करते हैं। मेंडल का जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है वो किस पर आधारित होता है? लैंगिक जनन पर। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? पवन की गति नापते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का जो समर्थन है वो किसने किया था? डार्विन ने। इनमें से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है। इनमें संवेग जो है उसमें दिशा की आवश्यकता भी होती है।
अगला अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? भार अपरिवर्तित होता है। जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो भार कैसा होगा? अपरिवर्तित होगा। भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति बोलते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि मापने के लिए। पारसेक किसका यंत्र है? पारसेक से क्या नापते हैं? दूरी नापते हैं। ऐसा यूनिटों में कौन सा सम्मिलित है? द्रव्यमान, किलोग्राम, बल, न्यूटन, कार्य जूल। तो ये सभी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? शक्ति। ये वॉट जो है वो शक्ति की इकाई होती है, तो ये नहीं होगी। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से नापते हैं। द्विनाम पद्धति का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? द्विनाम पद्धति लाए थे कैरोलस लीनियस। किस प्रभाव पर प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है? प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एम एन साहा। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एम एन साहा। थर्मोस्कोप जो प्रारंभिक थर्मामीटर होता है उसका आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। किसने? गैलीलियो ने। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर, याद रखना, प्रारंभिक थर्मामीटर गैलीलियो ने किया। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज किसने की? एडिसन ने की। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन ने दिया। किस यंत्र का प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किया जाता है? जो डूबी हुई रहती है उसकी स्थिति जानने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने को किया जाता है? सोनार का किया जाता है। तो ये याद रखना। तो सोनार का उपयोग वस्तु की स्थिति पता करने लगाते हैं। हाइड्रोमीटर का उपयोग जल के घनत्व करने के लिए लगाते हैं। अगला है जो राडार होता है, होता है समुद्र में पता लगाने के लिए करते हैं। तो राडार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग राडार में करते हैं। कौन सा उपकरण अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है? उपरोक्त दोनों, वॉशिंग मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन। ऊपर वाला जरूर याद रखना। राडार किन तरंगों का उपयोग करता है? तो राडार विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करता है, लेकिन यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं नहीं है, सूक्ष्म तरंगे हैं, इसलिए यहाँ पे सूक्ष्म तरंगे बोला है। इसमें इनकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो याद रखना, राडार में सूक्ष्म तरंगों या माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों या माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग किया जाता है राडार में, याद करना। और सोनार में ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है। ये तरंगे कौन सी होती हैं? ध्वनि तरंगें होती हैं। राडार में जिन तरंगों का उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार की तरंगें होती हैं? वो ध्वनि तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं? ध्वनि। अगर यहाँ पर रेडियो होता, सूक्ष्म भी होता और रेडियो भी होता, तो रेडियो इसका आंसर हो जाता। राडार रेडियो डिटेक्शन और रेजिंग के लिए एक शब्द होता है। और विद्युत चुम्बकीय प्रणाली होती है और ये परावर्तित संगीत की निगरानी के रूप में काम करती है। कौन सा उपकरण आपके अंदर? ये मैंने बता दिया। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। किस तकनीक का उपयोग त्रिविमीय चित्र लेने करते हैं? होलोग्राफी का उपयोग। ग्रहों की गति किस नियम किसके द्वारा है? केपलर द्वारा प्रतिपादित की गई थी। गाइगर काउंटर उपकरण द्वारा किसका मापन किया जाता है? गाइगर काउंटर उपकरण द्वारा रेडियो एक्टिविटी का मापन करते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? एक सेकेंड। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। विज्ञान की किस शाखा में शिलालेख का अध्ययन किया जाता है? एपिग्राफी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था? अनुसंधान रिएक्टर था अप्सरा। पहला रिएक्टर था अप्सरा। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIRS की स्थापना जो IIRS की स्थापना थी वो कब की गई थी?
भारतीय जो सुदूर संवेदी संस्थान है उसकी स्थापना 1960 में की गई थी। कहाँ पे? 1960 में की गई थी। किस संस्थान द्वारा साराभाई क्रेटर की तस्वीर साझा की गई थी? इसरो के द्वारा। प्रोजेक्ट नेत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा प्रोजेक्ट नेत्र लॉन्च किया गया है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम में। बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती। राजा नमन्ना आधुनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? इंदौर में है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस संस्थान द्वारा रक्षक कार्यक्रम के तहत एक सुरक्षित रेडियो प्रोटेक्टर का विकास किया गया है? डीआरडीओ द्वारा। एमसीएफ जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है उसका मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में है। इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? के सिवान है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका 2020 किसने लॉन्च की? इसरो ने की। व्योम मित्र अर्धमानवीय महिला रोबोट को किसने लॉन्च किया? इसरो ने। यूआर राव उपग्रह केंद्र की स्थापना कब की? 1972 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? हरिकोटा में। यूआर राव उपग्रह केंद्र किस प्रकार की सैटेलाइट का निर्माण करता है? इनसैट हुआ, जीसैट हुआ, रिमोट सेंसिंग, ये सब बनाता है यूआर राव उपग्रह केंद्र। टाटा मूलभूत अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? टीआईएफआर जो टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना की गई थी 1 जून 1945 में। या ये इम्पोर्टेंट है, याद रखो। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान या टीआईएफआर की स्थापना कब की गई? 1 जून 1945 को की गई थी। परमाणु ऊर्जा से संबंधित सही विकल्प चुनना है। केगा एटॉमिक पावर कर्नाटक में है, काकरापार गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो ये सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। अगला है भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर कौन सा है? जो सबसे बड़ा, ये सभी रिएक्टर हैं लेकिन सबसे जो बड़ा शोध रिएक्टर है वो कौन सा है? तो वो है ध्रुव। ध्रुव भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? 16 जुलाई 1929 में। ये भी याद रखना, सबसे बड़ा शोध रिएक्टर कौन सा है? ध्रुव। ध्रुव सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। सुदूर संवेदी कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय बोल रहे हैं, ये भी याद रखना, राष्ट्रीय हैदराबाद में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हाल ही में किसका प्रक्षेपण किया? चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, मंगलयान, सभी का। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 2010 में द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र की स्थापना की गई। भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क किसके द्वारा संचालित होता है? इसरो के द्वारा संचालित होता है। एनटक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। किस संस्थान द्वारा एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 आरंभ की गई है? डीआरडीओ के द्वारा। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम की स्थापना कब की गई? 2004 में की गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन कब हुआ है? 15 नवंबर 1983 में हुआ है। कब हुआ है? 15 नवंबर 1983 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन हुआ है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम जो परमाणु ऊर्जा प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तारापुर में है। तो ये याद रखना। एक और इम्पोर्टेंट करवा रही हूँ मैं। ये वाला टेस्ट महाअभ्यास 65 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महाअभ्यास 66। एक बार इसके भी कुछ क्वेश्चन देख लो जल्दी जल्दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अंतरिक्ष विभाग द्वारा। इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। भारत ने अपना उपग्रह किस देश की सहायता से बनाया है? रूस की सहायता से, जो पहला उपग्रह बनाया था। इसरो ने पीएसएलवी को किस वर्ष बनाया?
1990 से पीएसएलवी बन रहा है। जीएसएलवी की सहायता से सबसे पहले किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया? GSAT-1 को। चंद्रयान का जो मिशन फर्स्ट आया था वो कब आया था? 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रमा-1 चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होने के लिए कितना समय लिया? चंद्रमा जो 1 आया था उसने कितना समय लिया था? 15 दिन। मिशन चंद्रयान प्रथम की कुल लागत अभी वर्तमान का जो आया है चंद्रयान-3 उसकी तो 600 करोड़ रुपए थी और इसकी 386 करोड़ थी। प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाली संस्था कौन सी है? इसरो। मंगलयान को कब प्रक्षेपित किया गया था? 5 नवंबर 2013 को। मंगलयान कब आया था? 2013 में। मंगलयान को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया था। इसरो ने GPS नेविगेशन उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया? अप्रैल 2015 में इसरो ने GPS नेविगेशन उपग्रह को प्रक्षेपित किया। चंद्रयान जो मिशन 2 आया था उसको किससे प्रक्षेपित किया? GSLV-3 से प्रक्षेपित किया। चंद्रयान मिशन में जो रोवर प्रज्ञान है उसमें कितने पहिए थे? 6 पहिए थे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब आया? 2002 में आया। इस बार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बार्क की स्थापना 1967 में की गई थी। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DRDO की पहली रक्षा परियोजना कहाँ पर स्थित? रक्षा परियोजना का नाम क्या है? इंडिगो। इंडिगो DRDO की पहली रक्षा परियोजना है। DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत भी याद रखिएगा। इंडिगो इनकी रचना है। इंडिगो इनकी रक्षा परियोजना। अर्जुन मार्क क्या है? तो ये एक युद्धक टैंक है अर्जुन मार्क। ये सब मैंने आपको करवा दिए थे, जो इम्पोर्टेंट है वो करवा रही हूँ बस अभी मैं। जो तारापुर है वो किसकी सहयोग से बना? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इसको किसकी सहायता से बनाया गया था? अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। टाटा मूलभूत अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पे है? मुंबई हैदराबाद दोनों में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी टाटा मूलभूत संस्थान की स्थापना। CAM का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में है। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? तिरुपति में। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? ये तिरुपति में है। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला। एशिया का प्रथम अंतरिक्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? IIST एशिया का प्रथम अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है। और किस संस्था को प्रारंभ में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर बनाया गया था? VSSC को बनाया गया था। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कब बना था? 14 सितंबर 2007 को बना था। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान का याद रखना 2007 में बना था 14 सितंबर को। चंद्रमा पर यान भेजने वाले देशों में भारत का कौन सा क्रम हो गया है? भारत 6वां देश बन गया है चंद्रमा पर यान भेजने वाला और पहला देश बन गया है दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला। अमेजेनिया प्रथम किस देश का प्रथम सैटेलाइट है? ब्राजील का है। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से किसको प्रक्षेपित किया? मेगाट्रॉपिक्स को। भारत भूमि से छोड़ा प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत भूमि से छोड़ा पूछ रहे हैं तो भारत भूमि से सबसे पहले रोहिणी को छोड़ा है। भारत भूमि से सबसे पहले किसको छोड़ा है? रोहिणी को छोड़ा है। गुरुजल बोर्ड का गठन कहाँ पर? गुरुजल बोर्ड का मुख्यालय है मुंबई में। कौन सा? गुरुजल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत विश्व का कौन सा देश है जिसके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है? 7वां देश है भारत विश्व का जिसके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। सो फ्रेंड्स इतना ही करवा पाऊंगी। इसके आगे के क्वेश्चन अब आप लोग टेस्ट सीरीज से कीजिएगा। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, फिर उतना समय आप लोगों के पास भी नहीं रहता कंटिन्यू आप देख पाएँ। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, अब हमारा जो ये वाला 17 तारीख का पेपर हो जाएगा तो ये पूरे टेस्ट जो हैं वो वीडियो के माध्यम से करा दूंगी और ये आप लोग इसको परचेज भी कर लीजिएगा नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।